सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान के पावर सेक्टर में एक बड़ी पेशरफ्त की तवक्को है। खबर यह है कि 7 IPPs यानी आज़ाद पावर प्रोड्यूसर्स ने हुकूमत को ये पेशकश की है कि अगर हुकूमत उनके खिलाफ मुबैना गैर मामूली मुनाफे पर जारी तहकीकात और अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात वापस ले ले तो ये कंपनीज बिजली के निर्ख में फ़ी यूनिट 50 पैसे तक कमी करने को तैयार है। यही नहीं बल्कि ताख़ीर से अदायगी पर आयद 11 अरब रुपये से ज़ायद का सरचार्ज भी माफ़ करने की पेशकश कर दी गई है। ये फैसला नेपरा की मंजूरी से मशरूत है, जबकि हुकूमत पहले ही 29 IPPs के साथ मुआहदे कर चुकी है जिनसे 950 अरब रुपये की माली फ़वाइद हासिल हुए। क्या ये मुआहदा आवाम के लिए सस्ती बिजली का ख्वाब हकीकत बना सकेगा या मुतनाज़ा खड़ा हो सकेगा? हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब, उनके साथ साथ डॉक्टर खालिद वलीद साहब ने, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। इस मशरूत पेशकश को जो ये 7 IPPs हैं उनकी जानिब से ये जो पेशकश की गई है, किस तरह से देख रहे हैं? यानी एक तो वो कह रहे हैं कि उनका एहतसाब ना किया जाए, अदालतों में जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं वो वापस ले लिए जाएँ। दूसरा ये कि अगर तहकीकात भी की जा रही हैं उनको भी बंद कर दिया जाए और उसके बदले में जो रिलीफ मिल रहा है वो 50 पैसे फ़ी यूनिट है। ये वर्थ इट है? और हुकूमत इस बारे में क्या सोचेगी फिर? देखिए, जो हुकूमत का लॉन्ग टर्म या एक इंटीग्रेटेड प्लान है वो तो यही है कि किसी तरीके से उसका एक ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से आप जो है वो पावर टैरिफ को कम करें। तो अगर आपको हुकूमत को लगता है कि पावर टैरिफ को इस तरह से कम किया जा सकता है तो हुकूमत को अपने दरवाजे हमेशा जो है वो मुज़ाकरात और नेगोशिएशंस के लिए खुले रखने चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमें ये देखना है कि किस तरह से ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करेगा। क्या आप इससे इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी को तो क्या दाव पे नहीं लगा रहे हैं, या आपने जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं क्या वो तो किसी एक वजह से जो है वो एडवर्सली इम्पैक्ट तो नहीं होंगे? तो इस बैलेंस को बरकरार रखते हुए, और दूसरा जो आपने मेंशन किया कि इससे जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आधे रुपए का या 50 पैसे रिडक्शन का आएगा, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखना है। हुकूमत को अगेन रीनिगोशिएशन तो करना है, लेकिन किस कॉस्ट पे करना है, कि क्या टैरिफ नीचे आएगा या उसके साथ साथ में आपका जो कॉन्फिडेंस है मार्केट में एजेंट्स का, कंज्यूमर्स का, प्रोड्यूसर्स का, इन्वेस्टर्स का, क्या वो तो इरोड नहीं होना शुरू हो जाएगा? तो इन तीनों चीज़ों को साथ में रखते हुए हुकूमत को इस चीज़ का फैसला करना है। लेकिन अगेन कोई शॉर्ट टर्म एडहॉक मेजर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो आता है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि आपने लोड शेडिंग का क्राइसिस सॉल्व करते करते IPPs के साथ इतने महंगे मुआहदे कर दिए कि अब वो एक और क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है। तो हुकूमत को जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं, जो नेपरा का एक सेट जो TORs हैं, जो गाइडलाइंस हैं और रेगुलेशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए जो है इस चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। मैं एहतशाम साहब की जानिब चाहूँगी। एहतशाम साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो कंडीशनल एक ऑफ़र की गई इनकी जानिब से, और क्या वाकई हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कुछ ना कुछ रिलीफ? और इसी में एड ऑन ये कीजिएगा कि IPP से होने वाले जो रिवाइज्ड एग्रीमेंट्स हैं उनसे जो कंज्यूमर्स को रिलीफ देने की बातें हैं, IMF से रिपोर्ट्स भी हैं इस हवाले से कि IMF ने उसको मुस्तरद कर दिया है कि ये जो रिलीफ है ये पास ऑन ना किया जाए कंज्यूमर्स को। इसकी वजह आप क्या देखते हैं मुमकिन तौर पर? देखें हम ना, ये बाज़ाहिर इतना सिंपल नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। एक तो यह है कि 50 पैसे जो है वो कह रहे हैं कि पर यूनिट हम बिजली कम कर देंगे प्रोवाइडेड हमारे ख़िलाफ़ केसेस जो है ना वो ख़त्म कर दिए जाएँ, जबकि इन केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन IPPs ने चैलेंज भी किया हुआ है। अब या तो ये ना कि आप अपने भी चैलेंज जो किया उसको भी आप वापस ले लें, और दूसरी बात यह है कि ये इसको घुमा फिरा के कहा जा रहा है कि ये जब तक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्लांट्स के टाइम है उसमें 920 अरब का इनको फ़ायदा मिलेगा। वो इसको सरचार्ज का नाम दे रहे हैं, अगरचे ये कैपेसिटी पेमेंट है हम ना वो जो 920 अरब की नहीं है वो बनती है 2.8 ट्रिलियन रुपीज़ की भी। तो यहाँ पे भी एक कैच है कि इसको आप कैसे डील करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी के साथ हो सकता है मामला जितना। ठीक है, अभी आप कह रही हैं 29 के साथ अभी मायदे हुए हैं, 93 के करीब और IPPs हैं, और ये वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन के ज़रिए नहीं, एक दो और है जिन्होंने कहा कि जी हम अपने तौर पे नहीं कर रहे, तो लिहाजा कोई ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उनके साथ मायदे किए जा रहे हैं। अब एक और जो नेपरा ने सवाल उठाया था, एक सवाल बल्कि एतराज़ उठाया था, उसका जवाब नहीं आया खातिर खा IPPs की तरफ से। वो आमना वो है कि जी फर्नेस ऑयल की कीमत जो है ना वो
1,65,000 फी टन रखी गई है, जो इसकी IPP पैवरा ने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि फर्नेस आयल की कंजम्पशन पहले ही कम हो चुकी है और ये आयल रिफाइनरी जो है इन्होंने तकरीबन कितना जी 1 मिलियन टन जो है ना वो तेल एक्सपोर्ट भी किया है। लिहाजा ये खामखा की प्राइस रखने का भी नहीं समझ आ रही फर्नेस आयल की कीमत ये क्यों रखी गई है। दूसरी आमना बात है कि नेपरा रेगुलेटर तो ज़रूर है, लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी वो भी जो है ना कई हवालों से हम देखते हैं कि गो बिटवीन का काम करती है। उन्होंने ये IPP के मायरे किसी उन्होंने हमायत की है कि ये हो जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसके साथ ही वो और बातें भी हैं, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट कैसे होगी, फिर टेक एंड पे मैकेनिज्म क्या होगा, इंश्योरेंस कैप्स किस तरह के रखे जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि ये एक फौरी तौर पे अब जितना दबाव आ चुका है IPPs पे, क्योंकि उनका केस वीक है, जो खबरें आ रही हैं वो तो यही हैं कि जो तहकीकात की गई है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि नेपरा ने बेताशा पैसा बनाया भी है, इन्होंने IPPs ने पैसा बनाया भी है। अब जबकि गवर्नमेंट ने उनको कहा बैठ के कि आए बैठ इसको अब रिवाइज़ कर लेते हैं, आपके साथ जो एग्रीमेंट हुए, तो पहले तो उन्होंने मना किया कि नहीं करेंगे। जब हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो अब वो कह रहे हैं कि जी चलें ठीक है, बैठ के हम बात भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इतनी आसानी के साथ मसला हल नहीं होगा। अब सवाए एक बात के आमना जो सारी दुनिया कह रही है कि आपने अपने प्लांट की कीमत 6 गुना से ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा चुके हैं और अभी ये 25 साल है, किसी का टाइम 30 साल है, वो उस दौरान भी आप पैसा कमाते रहेंगे। लिहाजा इसमें ड्रास्टिक कट होने की ज़रूरत है। और आखिरी बात आमना जो आप कर रही थे, IMF ने तो इसको माना ही नहीं है। अब देखें IMF नहीं, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, जो हमें कहते हैं हमें करना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन IMF के सामने केस को कैसे पुट करना है ये तो हमारी हुकूमत का इम्तिहान है ना खालिद साहब। अब IMF तो रिलीफ देने से इनकार करेगा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब बार बार हम देख रहे हैं कि ऐलानात कर रहे हैं कि जी आने वाले दिनों में ठीक ठाक पैकेज दिया जाएगा, रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। इस सिलसिले में हमने देखा कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो भी कम नहीं की गई। तो अब आप कैसे देख रहे हैं, अगर IMF इनकार करता है तो ये कितना बड़ा इम्तिहान है, ये कायल कर पाएंगे? देखिए, IMF को कायल करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ इस तरह से जाएं कि उसका एक इकोनॉमिक केस एग्जिस्ट करता हो आपके प्रपोजल का। तो इकोनॉमिक केस एग्जिस्ट करता है। अगर आप पाकिस्तान के पावर सेक्टर का जो एनर्जी इकोनॉमिक्स का मॉडल है उसको देखें, तो जब आपने ये पावर प्लांट्स लगाए थे, IPPs लगाए थे, तो उस टाइम पे आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इशारिये थे वो बड़े स्टेबल थे। आपका जो एक्सचेंज रेट था वो कोई 90 रुपये पर डॉलर था, आपका इन्फ्लेशन बड़ा कम था, इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे कम था। तो उस टाइम पे जो कैपेसिटी चार्जेस थे, अगर मैं एक कोल पावर प्लांट की बात करूं तो उस टाइम पे कैपेसिटी चार्जेस वर अराउंड 3.2 रुपीज़ पर यूनिट। अब वो इंक्रीज होके कोई 14 रुपए पर यूनिट पे चले गए हैं। क्यों? आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया, 270 से 300 तक के दरमियान चला गया, आपका इंटरेस्ट रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ, आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। तो अगर आप ये केस पुट करते हैं कि आप जैसे जैसे आप अपना पावर सेक्टर को थोड़ा ईज आउट करते हैं, उससे आपकी इंडस्ट्री चलेगी और इंडस्ट्री चलने से आपके मैक्रो इकोनॉमिक इशारिये ठीक होंगे और फिर ये एक साइकिल जो है वो चलता रहेगा। इस तरह के एक बैंकेबल केसेस जो है वो बनाए जा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप साथ में ये भी बताते हैं कि आप जो है वो किसी तरीके से सब्सिडीज को रैशनलाइज करेंगे, जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन हुई हुई है पाकिस्तान में, कि आप उन लोगों को डिस्करेज करते हैं जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, तो फिर आप अपने ना पावर प्लांट्स को ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं, वो अंडर यूटिलाइज रहते हैं और आपकी कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़ते हैं। तो कोई इस तरह का मॉडल जिसमें सब्सिडी रियलाइजेशन या रैशनलाइजेशन हो रही हो और साथ में आप अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव इकोनॉमी को लिंक करने की बात कर रहे हो अपने पावर सेक्टर के साथ, तो उसमें जरूर IMF जो है वो ऑन बोर्ड आ जाएगा। लेकिन इस तरह के इसमें एक और इशू भी तो है ना डॉक्टर साहब, इसमें एक और इशू भी तो है ना। अभी देखें कि ये चलें, अब IPPs को मुर्द इल्ज़ाम तो ठहराते हैं कि जी ये वो देखें बेनज़ीर मरहुमा के ज़माने में 88 से लेके उसके बाद फिर आपने देखा ये PTI के ज़माने में भी कुछ लगे, फिर PMLN के ज़माने में भी या पावर प्लांट लगे थे। अब चलें, एक बात तो मानी जा सकती है कि वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने नेगोशिएट इस तरह किया कि 7 सेंट पूरी दुनिया में तकरीबन 7-8 सेंट था हमारे रीजन में पर यूनिट। तो हमारे यहाँ तो हमने देखा कि वो 15 सेंट से होता हुआ 20, 22, 30 सेंट तक भी गया। और वो आमतौर पे यही कहा जाता है जब इनसे बात की जाती है, वो कहते हैं कि जी हमने तो हुकूमतों को माल भी तो खिलाया ना, अगर हमने ज़्यादा बढ़ा के अपना टैरिफ दिया है तो इसमें हमारा क्या कसूर है, आप हुकूमत वक्त को भी तो पकड़े ना। तो ठीक है IPPs ने गलत किया, लेकिन हुकूमतें भी तो इसमें जिम्मेदार है ना। ठीक जी, खालिद साहब।
बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं आप। इसमें थोड़ा सा अगेन जो जिस चीज का फुकदान है वो इंटीग्रेटेड प्लानिंग का है। आपने कैपेसिटी इतनी ज्यादा लगा ली है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है उसका कोई प्लान आपके जहन में नहीं आता। अभी जिस तरह से आप प्राइसेस कम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि पेट्रोलियम सेक्टर की जो सेविंग्स है आप उसको एनर्जी सेक्टर में या पावर सेक्टर में रिफ्लेक्ट करके प्राइसेस को नीचे लाना चाह रहे हैं। तो क्या कुछ अरसे बाद खुदा ना खास्ता अगर मिडिल ईस्ट में कुछ होता है या कोई एक और ऑयल शॉक आता है तो क्या प्राइसेस फिर से ऊपर चली जाएंगी? ये जो बूम एंड बस्ट साइकिल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के और पावर सेक्टर के, ये शायद पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है, आपकी पावर सेक्टर की इनएफिशिएंसीज हैं उसमें एक बड़ा जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं। तो हुकूमत को एक मार्केट बेस्ड अप्रोच के तहत आना होगा, इंटीग्रेटेड प्लान के साथ आना होगा। मैं शुक्रिया अदा करूंगी डॉक्टर खालिद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप बात कर रहे थे इस आंसू पर। अब अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, एहतशाम साहब का तज्जिया इस पर लेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सैलरीड क्लास रियासती खजाने को सहारा देने के लिए मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहा है, जबकि रिटेलर्स और ताजर टैक्स नेट से बाहर रहकर मराद समेट रहे हैं। माली साल के पहले 8 माह की अगर हम बात करें तो सैलरीड क्लास ने 331 बिलियन रुपए टैक्स दिया, जो हुकूमत के मंजूर नज़र तबके यानी रिटेलर्स के अदा करदा टैक्स से 1350% ज़्यादा है। लेकिन IMF से रिलीफ के लिए ये अब भी नाकाफ़ी है। हुकूमत ने पूरे माली साल 2024-25 के लिए तनख्वाहदार तबके से 75 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का हदफ रखा था। ये तादाद पहले ही 120 अरब रुपए ज़्यादा है और माली साल के इख्तिताम में अभी 4 माह बाकी हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की 1 करोड़ ताजरों को टैक्स नेट में लाने की स्कीम भी बुरी तरह नाकाम हो गई है, जिसके बाद सारा बोझ महज तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है। सितम यह भी है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के दौरान IMF के साथ इस बोझ को कम करने का मामला अभी भी नहीं उठाया। तनख्वाहदार ये सोच कर परेशान हो रहे हैं कि अगले बजट में उन पर मजीद कितना बोझ डाला जाएगा। सब कैसे देख रहे हैं? वही 75 बिलियन रुपए इजाफी वसूल करने का टारगेट था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। 4 माह बाकी हैं, 120 बिलियन रुपए जो हैं वो ऑलरेडी वसूल किए जा चुके हैं। तो रिटेलर्स हमसे 13-50% कम अदा कर रहे हैं, लेकिन उस बारे में सोचा जा रहा है। वहाँ के लिए हम देख रहे हैं कि सोच विचार की जा रही है, लेकिन बजट में ये बात नहीं की जा रही कि इस तबके को किस तरह से रिलीफ देना है। ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्टर बात कर चुके हैं कि हाँ हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन हमने उसके हवाले से कोई इकदाम नहीं देखे अभी तक। देखिए हम ना ये तो आप 1350% जो आप बात कर रही हैं, ये तो रिटेलर और होलसेलर से ज़्यादा हमने दिया और 200% से ज़्यादा हमने टैक्स जो है ना वो यानी हमारी सैलरी क्लास ने एक्सपोर्टर से ज़्यादा दिया। अब सवाल ये है कि जी जो आपने एग्जैक्टली रखा हुआ था टैरिफ 13 ट्रिलियन का एग्जैक्टली बनता है 12.97 ट्रिलियन, उसमें पहले ही आप 600 अरब की आप देख लें शॉर्टफॉल 605 अरब का आ चुका है। वो तो खैर IMF ने उसको जिस तरीके से ख़त्म कर दिया और आपने डाउनवर्ड रिवीजन कर दिया इसका अपना ओवरऑल टारगेट का। अब सवाल तो ये है कि अगले साल के लिए जो रेवेन्यू टारगेट आमना रखा जा रहा है वो 15 अरब रुपये 15 ट्रिलियन का है। भाई पहले ही पूरा नहीं हो सका तो 15 ट्रिलियन का रख के तो आपने और कौन से सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से पैसा लेना है, टैक्स लेना है? आज जाके फिर यही होगा जो हम तकरीबन 50% के करीब हमारा टैक्स जा रहा है, 45% ये टैक्स और 10% 5% सरचार्ज जो जा रहा है, 10% सरचार्ज जा रहा है, तो अब लिया जा रहा है हमसे। तो अब सवाल ये कि क्या होगा? आपको याद है फाइनेंस मिनिस्टर ने बयान दिया था कि जी हमें पता है कि सैलरी क्लास पे बड़ा बहुत बार बयान दिए और आइंदा माली साल में हाँ जी हम इसमें कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इनका टैक्स जो है ना वो कम किया जा सके। मुझे ज़ाती तौर पे आमना नहीं लग रहा। पाकिस्तान में ये होता है जो टैक्स नेट पे एक दफ़ा आ गया उसकी जान नहीं छूटती। जो स्लैब हमारे दिन इन्होंने बना दिया वो उसको कम नहीं करेंगे। जहाँ पे गवर्नमेंट का हो रहा है, जहाँ पे इन जहाँ इनको चाहिए कि अपने सर ब्रेक ही लगा देना। ये आने वाले बजट में एहतशाम साहब ब्रेक ही लग जाए, जितना है उतना ही रहने दें। ये ना हो कि आने वाले बजट में जैसे आप कह रहे हैं कि 15 ट्रिलियन का अगर टारगेट ये सेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये फिर टैक्स बढ़ाएंगे सैलरी तबके पे भी। ये तो क्लैरिटी नजर है। देखिए हम ना जुल्म की बात जो है, जुल्म की बात यह है कि अभी 25 करोड़ की आबादी में अब आके कहा जाता है कि 1 करोड़ टैक्स पेयर की तादाद बढ़ गई है, 1 करोड़ टैक्स पेयर हो गए हैं। अब सवाल ये कि जी फ़ायदा क्या हुआ कि जी 1 करोड़ लोगों को आप टैक्स नेट में ले आए, लेकिन 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने तो दिए ही नहीं है, टैक्स ही नहीं दिया, और बाकी जो लोग हैं उन्होंने अपनी इनकम निल शो की है। भाई सवाल ये है कि बाकी आपके जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आपने टैक्स नहीं लिया। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स आपका जितना बल्कि जो निगोशिएशंस हो रही है उसमें रियल स्टेट सेक्टर पर इन्होंने बोझ कम करने के लिए दरख्वास्त की है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन सैलरीड क्लास की बात नहीं हुई उसमें। हम ना देखिए मैं उनका कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन एक बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने
ये एग्री किया था उनके साथ, रियल स्टेट वालों के साथ, आपकी IMF के साथ मीटिंग करवाएंगे, और वो कन्विंस हो गए थे जो IMF अपने फाइनेंस मिनिस्टर रियल स्टेट वाले जो कह रहे थे कि जी आप ओवरऑल देखें कि कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग जो है ना वो ब्लैक पैसा लेके आते हैं, ब्लैक मनी लेके आते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसका नुकसान कितना हुआ, हुकूमत को कितना नुकसान हुआ है, हमें कितना नुकसान हुआ है। पिछले 5 बरस से रियल स्टेट सेक्टर नीचे से नीचे चला गया। इस पे एग्री किया था कि IMF के साथ आपकी मीटिंग कराएंगे, उनकी मीटिंग नहीं करवाएगी, या IMF ने मना कर दिया कि जी हम नहीं मुलाकात करेंगे। अब तो बात ये सीधी आमना डिक्टेट्स IMF की तरफ से आती हैं, और हम क्योंकि फंस गए हैं। अभी आप देख ले, पहले ही रिव्यू आप जितनी देर से हुआ और वो एग्रीमेंट जो होना था वो नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है अप्रैल में एग्रीमेंट होगा, 1 बिलियन के एक हमें चाहिए किस्त, उसके लिए अब सारी की सारी शराइत उनसे मानने चले जा रहे हैं। टैक्स वो कम हो जाए, अदरवाइज आने वाले बजट में सैलरीड क्लास पर से बोझ हटाया जाए, इसे कम किया जाए, ना कि मजीद बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर अहम स्टोरीज उस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। शहर कायद कराची की सूरत हाल की बात करते हैं, जहां पर ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला हम देख रहे हैं कि वो चल निकला है। एक और खुशी मातम में बदल गई। मलिर हॉल्ट के करीब वाटर टैंकर की टक्कर ने हामला खातून और उसके शौहर की जान ले ली। अब्दुल कयूम अपनी हामला खातून को चेकअप के लिए अस्पताल लेकर जा रहा था, मगर हादसे ने मौत की वादी में पहुंचा दिया। इस खबर का नाज़रीन एक और दर्दनाक पहलू ये है कि माँ की कोख में पलने वाले मासूम बच्चे की सड़क पर ही पैदाइश हुई, और वो भी वहीं एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर दम तोड़ गया। फैमिली इस हवाले से क्या बता रही है, पहले वो आपको सुना दो। ये घर से निकले थे, कुई गोड हॉस्पिटल है, इलाके का नाम ही कुई गोड है और हॉस्पिटल भी उसी नाम से हैगा। तो ये वहीं से वापसी घर की तरफ रवानगी थी, क्योंकि भाभी मेरी प्रेग्नेंट थी। तो अब अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे, तवज्जो दे, क्योंकि एक फैमिली को जन्ना उसके फैमिली समझती हैगी, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इसके ऊपर, और मुझे इस चीज़ पे इंसाफ दिलाया जाए। हकीकत यह है कि कराची की सड़कें मक्तलगाह बनी हुई हैं। गवर्नर सिंध का डंपर्स के सामने खड़े होने के हवाले से बयान, वो ये कह रहे हैं कि अब तक 238 अफराद हैवी ट्रैफिक के बायस अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि 2700 से ज़ायद ज़ख्मी हस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। स्टैट्स ये बताते हैं नाज़रीन कि 68 अफराद बड़ी गाड़ियों के नीचे कुचले गए, 17 डंपर्स की टक्कर, 14 वाटर टैंकर्स की जद में आकर मारे गए, तो 24 ट्रेलर्स की जो हम देख रहे हैं कि बेरहमी की नज़र हुए। हैरानकुन तौर पर जाँ बहक होने वालों में 57% मोटरसाइकिलिस्ट हैं, जबकि 23 खवातीन, 22 मासूम बच्चे और 7 बच्चियां भी इन कातिल गाड़ियों की भीड़ चढ़ गई हैं। कराची वालों का सवाल वही है कि क्या सड़कों पर मरने वाले सिर्फ एक खबर हैं, और वो कब तक अपने प्यारों के जनाजे उठाते रहेंगे? कोई है जो इस कत्ले, कोई आकर इस पे हवाले से कोई इक़दामात करे, या सिर्फ हमने इस पे वर्बल कमिटमेंट्स ही देखनी है? इसी पर बात करते हैं। नादिर गबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच नादिर साहब। आपके सामने सारी सिचुएशन है, मैंने अपने इंट्रो में भी बयान कर दिया है। 238 रवां साल अब तक ये फिगर हमारे सामने है, और उसके बाद 68 अफराद जो है वो बड़ी गाड़ियाँ। ये डंपर्स की एक बहस भी निकली थी, इस पर काफ़ी हमने देखा कि ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट बल्कि अपोजिशन की जानिब से भी बड़ी बयानबाजी भी की गई, लेकिन उसके बाद इक़दामात अगर होते तो ये वाली सिचुएशन ना होती, आज बैठ के हम फिर इसको डिस्कस ना कर रहे होते। कितने लोगों को और जाने देनी पड़ेंगी कि इंतज़ामिया इसको जंगी बुनियादों पर इस मसले को हल करे? जी बिल्कुल, ये बहुत दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या है, और हम जो हैं लवाहिकीन के साथ बिल्कुल उनकी गम में शरीक हैं। कराची का या सिंध का एक भी अगर शहरी को नुकसान होता है तो उस पर सिंध हुकूमत को बहुत अफसोस के साथ साथ एक ज़िम्मेदारी भी बिल्कुल आयद होती है। ये जब इशू इनिशियली रेज हुआ था जनवरी के एंड में और फेब के शुरू में, तो उसके बाद सिंध हुकूमत ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन टीम्स अपनी तैनात कर दी थी। उसके बाद स्पेशली जो डंपर्स हैं उनको तो कानूनी तौर पे अब डिसअलाउ कर दिया गया है। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं कि कुछ कैटेगरीज थी वो हुकूमत ने तो पहले भी बैन की हुई थी, जैसे वाटर टैंकर्स, कंस्ट्रक्शन ट्रक्स, डंपर्स,
मगर वो फिर कोर्ट की इजाज़त के बाद उनको फिर अलाउ किया गया था वापस सड़कों पे आने पे, मगर हंगामी तौर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह के एक्सीडेंट्स के वाक़यात बढ़ रहे थे तो हंगामी तौर पे जो डंपर्स हैं और कंस्ट्रक्शन हेवी व्हीकल्स हैं उनको तो हमने फौरी तौर पे बंद कर दिया गया है। वाटर टैंकर का इशू ये है कि जाहिर सी बात है पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर किसी इलाके में, किसी बिल्डिंग में, किसी रहायशी कम्युनिटी में अगर पानी भी ना पहुंचे तो वो एक अलग अलग मसला हो जाता है। तो इमरजेंसी तौर पे सिर्फ वाटर टैंकर्स को अभी भी इजाज़त है ऑपरेट करने का, मगर उसके अलावा जितना भी हैवी ट्रैफिक है वो रात 11 बजे से पहले उनको अलाउ नहीं करते और सुबह। सर वो बिल्कुल ठीक है कि वाटर टैंकर एक ऐसी हम देख रहे हैं कि उसको रोका नहीं जा सकता दिन के औकात में, लेकिन कुछ हालात बदले जा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ये ट्रैफिक पुलिस की एक खुसूसी रिपोर्ट हमारे सामने है, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक ये है कि कहीं पर ट्रैफिक साइन के बोर्ड मौजूद नहीं है, ना स्पीड लिमिट साइन मौजूद है, ना ही कोई ऐसी रुकावट ठोस सीमेंट की बनाई गई हो जिससे वो वाटर टैंकर टकरा जाता। तो ये वाले मामलात हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ड्राइवर्स उनकी अपनी नेग्लिजेंस, उनके इदारे की नेग्लिजेंस ये है कि वो 24-24 घंटे उनसे काम करवाते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हुई। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये हादसा रुक जाएं, थम जाएं? जी देखें, कराची जो है अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी में ही इतना ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है कि स्पीड लिमिट लगाने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि अगर आप 40 की भी स्पीड लगा दें तो कुछ ऐसे सड़कें वहाँ पे 20 से 25 से ज़्यादा की रफ्तार पे गाड़ी चल ही नहीं सकती क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है। आप कह रहे हैं स्पीड लिमिट की, ये तो कुछ शाहराहों की सूरत हाल है ना। कई शाहराहें तो ऐसे जो इतनी टूट फूट का शिकार है, वहाँ तो हादसा हो रहे हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पर खड्डे हैं, उसका कौन सोचेगा। हम देख रहे हैं लैक ऑफ प्लानिंग है शहर की, जो हम देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल है। ठीक है ओवर पॉपुलेटेड, वो भी हम मानते हैं कि इसकी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन फिर वही इंतजामिया पर जिम्मेदारी आयद होती है कि उसको देखते हुए उस तरह से प्लानिंग की जाए और फिर वो हमें काम होता हुआ अभी दिखाई दिए। नहीं, शारा फैसल का मैं आपको एग्जांपल दूं। शारा फैसल 3 लेन का होता था, उसको हमने फिर रीऑक्यूपाई करके उसको तब्दील किया और एक लेन मजीद हमने ऐड किया। तो हम कोशिश तो गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है, मगर कराची जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों के दौर में इस्टेब्लिश किया गया था, ये शहर शायद से भी पुराना है, बट ज़्यादातर जो आप बात कर रहे हैं दैट्स द मेन आर्टरी, मैं मानती हूँ जो हम जिसकी बात कर रहे हैं शारा फैसल की, लेकिन हम यूनिवर्सिटी रोड की बात करते हैं वो खुद ही पड़ी है। वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती हैं, फिर उसको कई महीने लग जाते हैं कंप्लीट होने में। या बाकी जो शाहराहें हैं उनकी अगर हम बात करें, वहाँ पर बहुत अबतर सूरत हाल है। उस हवाले से सिंध हुकूमत के यूनिवर्सिटी रोड है, अनफॉर्चुनेटली उस पे जो काम चल रहा है उसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, मगर इंशाल्लाह जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जो मास ट्रांजिट का हम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके बाद पब्लिक को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी वहाँ पे। हमारे कामरान हम देख रहे हैं कि टिसोरी साहब जो बात कर रहे हैं कि उनको अगर लगता है कि ये सारी सिचुएशन उनके इल्म में भी होगी कि कहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं, वो फिर ये बयान क्यों दे रहे हैं? वो कह रहे हैं डीआईजी ट्रैफिक को मेरे हवाले करते हैं, उसके बाद अगर कुछ हो गया तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद भी अगर हादसा ना रुके। तिसोरी साहब गवर्नर है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, मगर कामरान तिसोरी साहब जो हैं वो टीवी पे और सोशल मीडिया पे आने के लिए बहुत चीज़ें बोल जाते हैं जिससे हकाइक से कोई उसका लेना देना नहीं होता है। कामरान तिसोरी साहब को अगर इतना ही शौक है पब्लिक की खिदमत करने का तो गवर्नर की पोजीशन से इस्तीफ़ा दें। गवर्नर एक सिंबॉलिक पोजीशन, एक तरह से ऑनररी पोजीशन होता है। उनको चाहिए फिर आए इलेक्शन लड़ें, या तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ें, लोकल गवर्नमेंट नहीं तो चले एमपीए का इलेक्शन लड़ लें, किसी टाउन के चेयरमैन बन जाए, फिर वो बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकेंगे। गवर्नर का काम ये नहीं होता। गवर्नर एक समझे सिंबॉलिक एक पोजीशन होती है और वो उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। वो अपने गवर्नर की सीट, लेकिन वो दर्द दिल तो रखते हैं ना आवाम का, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दी कि जिन्हें हालात, मैं भी रखता हूँ, आप भी रखती हैं, हम सब दर्द दिल रखते हैं सर, लेकिन जिसके हाथ में जो, जी बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये उनकी उसमें पावर्स में नहीं आता कि वो कहें कि डीआईजी कराची को मेरे हवाले किया जाए, उसके बाद हम देखते हैं मामला। नहीं, उनको चाहिए आए इलेक्शन लड़े ना, वो आए सियासत में, अमली सियासत में आए और उसके बाद फिर आवाम की खिदमत करें। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर वो दर्द दिल रखते हैं, हम सब दर्द दिल रखते हैं, पर उसके लिए फिर अब मेरे पास हल ये है कि मैं एक अमली सियासत करता हूँ, ग्रास रूट की सियासत करता हूँ। वो गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनको प्रोटोकॉल पूरा मिला हुआ है, तमाम टीवी चैनल्स के साथ भी इंगेज हो जाते हैं, सोशल मीडिया का तो एक पूरा सेल बनाया हुआ है उन्होंने। तो उनको चाहिए कि सिर्फ ये बयानबाजी से दूर होकर
ग्रास रूट की पॉलिटिक्स करें। थैंक यू सो मच नादिर गबूल साहब, इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए एक्स एडिशनल DIG ट्रैफिक ताहिर नूरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब, हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रैफिक हादसा हैं दिन ब दिन इनमें तेज़ी आ रही है और हम देख रहे हैं कई जानें जो हैं इसकी नज़र हो चुकी हैं। अभी हमारी नादिर गबूल साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि जी जो अभी सड़कों पर जो सूरत हाल है उस पर काम हो रहा है, स्लो ज़रूर है प्रोग्रेस, लेकिन इस पर काम कर रहे हैं हम। आप समझते हैं कि ये सिर्फ सड़कों की सूरत हाल की ही रीज़न है या ट्रैफिक की जो इंतज़ामिया है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं और जो ट्रैफिक साइंस हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इन सारे सिचुएशन में, इन हालात में जिन पे हम देख रहे हैं कि हादसा बढ़ रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सबसे पहले तो जनाब ये देखिए कि ये कोई रोड या ये सड़कें कोई कराची में पहली दफ़ा नहीं बन रही और ना ही पाकिस्तान में पहली दफ़ा बन रही हैं जहाँ पे अगर इनका बहाना करके हादसा को छुपाया जाए। एक्चुअली थोड़ा सा नेग्लिजेंसी है, थोड़ी इदारों की भी थोड़ी इसमें गलती है और थोड़ा बहुत ये देखना पड़ेगा कि ये जो मुस्तकिल इस तेज़ी से हादसा बढ़ते जा रहे हैं और कोई किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से ये लापरवाही और बढ़ रही है ड्राइवर हजरात की। ये देखना पड़ेगा कि देखें ये डंपर्स जितने भी हैं ये शहरों के लिए नहीं बने हैं। ये जहाँ कूल माइंस वगैरह होती हैं या जहाँ पे डैम्स बनते हैं पहाड़ों में, उनके लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं। इनको तो रोडों पे आने ही चाहिए, खासतौर पे उन आबादियों में जहाँ पे लोग रहते हों या शहर हों बड़े। सबसे पहले तो इसको ये बैन करना पड़ेगा और अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है तो देखें शहरों में जो भी रोड बनते हैं या तामीरात होती हैं वो रात के पहर होती हैं और लेट आवर्स में। यहाँ पे हमने कराची में देखा भी है कि जो भी अंडर पासिस वगैरह बनाए गए थे वो रात के आखिरी पहर में, जब पब्लिक डेफिनेटली कम होती है रोडों पे या मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग कम होते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले तो इस तरफ देखना पड़ेगा, ये एक लाइन अप करना पड़ेगा चीज़ को कि बड़ी गाड़ियाँ जो 6 व्हीलर या 10 व्हीलर की गाड़ियाँ जो मूव करती हैं शहर में तो वो रात के आखिरी पहर में करें। अगर पानी के टैंकर भी हैं तो पानी के टैंकर रात को मूव कर सकते हैं और अगर कोई डंपर वगैरह हैं जिन पे ये चीज़ जाती हैं चीज़ें तो रात को भी काम हो सकता है। दूसरा, कानून की थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि हमारे शहर के अंदर आप देख सकती हैं कि कराची के अंदर डेली बेसिस पे इतनी मोटर बाइक्स रजिस्टर्ड हो रही हैं या खरीदी जा रही हैं जिसकी वजह से जो है वो शहर के हर रोडों पे मोटर बाइक्स नजर आती हैं। थोड़ा सा उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा, हेलमेट्स के अलावा। और रॉन्ग वे से आना, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मोटर साइकिलिस्ट भी जिस तरह से ड्राइव कर रहे होते हैं वो भी एक कहीं ना कहीं अलार्मिंग है काफ़ी सिचुएशन। जी यकीनन इसकी तमाम चीज़ों की जो है अवेयरनेस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखें ज़िंदगी से बढ़ के कोई नुकसान नहीं है और अगर ज़िंदगी का नुकसान हो रहा है तो इसके बाद तो कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। सर यहाँ पे लेकिन ट्रैफिक एहलकार जो हैं उन पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे लोगों को सख्त जो सज़ा बनती है, पनिशमेंट बनती है, आपके जो फाइन्स लगते हैं वो इम्पोज किए जाएँ। देखिए मैडम, मैं अगर आप वन वे की खिलाफवर्जी की बात करती हैं तो मैं 2-4 साल पुरानी अगर आपको फिगर बताऊं तो कराची के तकरीबन 400 या 500 पॉइंट्स ऐसा हाईलाइट किए गए थे जहां पे फ्रीक्वेंटली जो है वो वन वे की खिलाफवर्जी होती है। अब 400-500 पॉइंट्स तो वो थे जो डिक्लेयर्ड हुए। अब जिस तरह तामीरात हो रही है कराची शहर की तो इसमें तो 400-500 पॉइंट्स और ऐसे निकल गए होंगे, क्योंकि डेफिनेटली हर जगह खुदाई हुई है, रोड बंद है, तो हर जगह तो पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता ना मैडम, हर जगह तो पुलिस रोक नहीं सकती, क्योंकि मोटर बाइक वालों को आप कुछ भी कर लें वो नहीं रुकेंगे। हादसा होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इस हादसा में तमाम इदारों का स्ट्राइक होता है, इनके रूट परमिट है, इनकी फिटनेस है, गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी गाड़ियों की, और फिर ये वन वे की खिलाफवर्जी के लिए कोई एक साथ जामा प्लान डेफिनेटली बनाना चाहिए इदारों को कि किसी को तकलीफ ज्यादा ना हो, मगर हमारे लोग यहाँ के मानते नहीं है। फिर अक्सर ये देखा गया है कि वो रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं। इसकी मिसालें आपके सामने है कि हेलमेट का ना पहनना, वन वे की खिलाफवर्जी करना, लेडीज को बुर्का या चादर के साथ बिठाना, क्योंकि गाड़ी के अंदर उनकी चादर या वो जो भी है वो फंस जाती है जिससे वो गिर जाते हैं, सर पे चोट लगती है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो इसको लिए थोड़ा सबको मुस्तैद होना पड़ेगा, ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को और इसमें तमाम इदारों को भी इसको चीज को नोट करना पड़ेगा कि ऐसी गाड़ियों को और ऐसे व्हीकल्स को और ऐसी खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ थोड़ा सख्त एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपना टेक दिया। और बिल्कुल ये सबकी जिम्मेदारी सब पे होती है कि वो अपनी अपनी जो अपना किरदार है वो निभाएं। जब हम सड़कों पर होते हैं तो हमने भी बच बचा कर चलना है और हमने भी जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। लेकिन हम ये देखते हैं कि अक्सर मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो रॉन्ग वे से आ जाएंगे, शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, जिससे बाकी जो मुसाफिर हैं उनके लिए भी दुश्वारी पैदा करते हैं।
इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और हम स्टोरी उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। दुनिया इंसदादे टीबी का दिन मना रही है, मगर पाकिस्तान में इस मूजी मरज़ के फैलने के खदशात बढ़ गए हैं और पाकिस्तान में टीबी के खिलाफ जंग को बड़ा धचका लगा है। हर साल 5,10,000 नए केसेस के साथ पाकिस्तान इस मोहलिक बीमारी के सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर है। ऐसे में अमरीकी इमदाद में कटौती की खबर ने खतरे की घंटी बजा दी है, जिससे मुल्क में टीबी पर काबू पाने की जारी कोशिशें मुतासर होने का खदशा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान इस बीमारी के खिलाफ इक़दामात मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और इससे निमटने के लिए हुकूमत के पास ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट एंड इम्प्लीमेंटर्स हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। डॉक्टर साहब, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो हमारे सामने हैं। तकरीबन हर साल 81,000 बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं टीबी के मरज़ में मुब्तला हैं, और जो बाकी मैंने मामलात रखे हैं वो भी आपके सामने 5वें नंबर पर पाकिस्तान स्टैंड करता है। अब जब ये खबर सामने आई कि US एड इसकी कटौती हो रही है, ये बंद की जा रही है, ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है? जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। US एड की फंडिंग पूरी दुनिया के लिए उन्होंने बंद की है, जिसका दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बड़ा बुरा असर पड़ा है, और पाकिस्तान भी एक उन ममालिक में शामिल था जहां पिछले 20 साल में US एड ने काफी फंडिंग की, खास तौर पर सेहत के प्रोग्रामों में। तो वो जो खास तौर पे जो टीबी के उनके प्रोग्राम थे, उसके अंदर भी कोशिश ये थी कि ये हम अर्ली डायग्नोसिस करें, और क्योंकि टीबी के मरीजों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अगेन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग उस वक्त इलाज के लिए आते हैं जब उन्हें बहुत देर हो चुकी होती है। ये अमेरिका में भी यही सिचुएशन होती है टीबी के मरीजों की। तो जितना लेट मरीज आता है तो ना सिर्फ एक उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि वो दूसरे कई लोगों को, उसके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है जिसके अंदर वो दूसरे लोगों को भी ये इन्फेक्शन लगा सकता है। तो इस वजह से अगर आपने टीबी के फैलाव को कम करना है तो बड़ा जरूरी है कि हम जल्दी उसको डायग्नोज करें मरीज को और दवाइयों पर लेकर आए। तो पाकिस्तान को जो US एड की फंडिंग से बंद होने से एक मेजर इम्पैक्ट यकीनन आएगा, लेकिन जाहिर है कि हमें अपने पैरों पे कभी ना कभी तो खड़े होना है। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अल्टरनेट तरीके से अपने जो अहम बीमारियां हैं उन मसाइल का सामना करने का रास्ता सीखे। ठीक सर, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज जो हैं वो तैयार करने में अब कामयाबी से तैयार कर सकता है? क्योंकि अब तो ऑब्वियसली जो एक बैरूनी फाइनेंसिंग थी वो बंद हो जाएगी, तो अपने तौर पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं कि हम इस बीमारी पे ओवरकम कर सकें, इससे बचा जा सके? जी बदकिस्मती से सिर्फ टीबी के साथ नहीं, बाकी भी जितनी भी बीमारियां हैं, खासतौर पे इन्फेक्शियस डिजीज या मुतअद्दी बीमारियां हैं, इनमें हमारा फोकस, गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से ट्रीटमेंट के ऊपर रहा है, अस्पतालों के ऊपर है। लेकिन जब आपकी आबादी 230-40 मिलियन लोगों पे मुश्तमिल हो, तो बड़ा जरूरी है कि हम लोगों को बीमार होने से बचाएं। तो वो प्रिवेंटिव जो स्ट्रेटजी है उसमें पाकिस्तान प्लानिंग तो बड़ी अच्छी करता है, लेकिन इसकी तकरीबन 80% इन्वेस्टमेंट जो होती है पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर की, वो क्लिनिकल साइड के ऊपर ही है, और बाज़ लोगों के नजदीक 90% तक जो है वो क्यूरेटिव, तनख्वाहें और पेंशनों के ऊपर है। तो जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के लिए अब तक ये प्रॉब्लम ये था कि गैर मुल्की जो डोनर एजेंसीज हैं वो आगे सपोर्ट करती थी हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज को। अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, क्योंकि हमारे अपने जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने इसको अहमियत नहीं दी कि हमें लोगों को बीमार होने से रोकना है, बजाय इसके कि हम ट्रीटमेंट का सोचें जो हमारे लिए, जो हमारे मुल्क के मसाइल से बाहर पार। लास्टली मैं चाहूंगी जरा हमारी अवेयरनेस के लिए कि टीबी के फैलाव को किस तरह से रोका जा सकता है और किस तरह से ये टीबी होता है, इसके अलामात क्विकली। देखिए कि हफ्ते से ज्यादा उसका वक्त दौरानिया हो गया है और आप दवाइयाँ भी लेते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपना चेस्ट एक्सरे या चेस्ट एक्सरे जो भी स्पेशलिस्ट है उनसे, इसकी अलामत है उसमें बुखार का कंटिन्यूस रहना, खासतौर पे शाम को बुखार होना और रात को ठंडे पसीने आना। तो ये मेन जो चीजें, और वजन का कम होना, बगैर वजह के आपका वजन कम हो रहा है
तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइट नहीं कर रहे और आपका वजन कम हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो ये चंद एक बातें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए। और जो खांसी के हवाले से जो एक पाया जाता है, ये वाकई एक तासुर सही है कि खुश्क खांसी जो है ये टीबी की अलामत है? नहीं, खुश्क खांसी तो ऐसा टीबी की अलामत नहीं है। हर एक को हो सकती है, हफ्ते के लिए हो गई, 10 दिन के लिए हो गई, लेकिन जो कोई भी खांसी वो बेशक, और खासतौर पे जिसमें स्पूटम या बलगम आता है और 3 हफ्ते से ज्यादा किसी भी आपकी अलामत को हो गई है और आप ठीक नहीं हो रहे, तो आपको टीबी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और याद रखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के अंदर एक तो हम सांस की टीबी है, एक जिसे, और दूसरी टीबी होती है जिसे हम नॉन पल्मोनरी टीबी कहते हैं, जो आपकी हड्डियों की टीबी होती है। वो बहुत ज्यादा मिसडायग्नोज होती है, क्योंकि जो डिफरेंट पार्ट्स आपकी बॉडी के में भी टीबी हो सकती है, फेफड़ों के अलावा भी, वो तो बहुत ज्यादा मिसडायग्नोज होती है और वो बहुत डिलेड उसका पता लगता है। तो इस वजह से कभी भी आपको कोई भी अलामत 3 हफ्ते से ज्यादा हो गई है तो उस जरूरी है कि अब आप किसी बड़े अस्पताल जाइए या जहाँ पे आपकी ज्यादा डायग्नोस्टिक सर्विसेज जहाँ पे मुहैया हो और आपके टेस्ट और एक्सरेज वगैरह हो सके। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर राना जवाद, हम मौजूद पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। आखिर में जाते जाते नाजरीन, पाकिस्तान में सड़कों पर सफ़र करना लग्जरी बनता जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक बार फिर मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर टोल टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जो रवा माली साल में चौथा इजाफा है। पहले टोल टैक्स में साल 2 साल बाद इजाफा होता था, मगर अब हर 2-4 माह बाद अवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया जाता है। 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए निरखों के तहत M1 इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर गाड़ियों का टोल 500 से 550 रुपये, M3 लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे पर 700 से 800 रुपये हो जाएगा। M5 मुल्तान सखर मोटरवे पर 1100 से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है। बड़ी गाड़ियों के लिए टोल रेट 850 से 5750 रुपये तक जा पहुँचा है। क्या ये इजाफा कौमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है या आवाम पर एक और महंगाई का वार है? आपने कमेंट में अपनी राय का इजहार करना है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।